हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, क्या हाल है सब लोगों के। आई होप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। ओके गाइस, सो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर आज का। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़े थे एक बार हम वो पढ़ लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। इफ यू रिमेंबर लास्ट लेक्चर की ये बात अगर आप लोगों को पता है तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन, लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड स्टार्ट किए थे, पढ़े थे, ऑलमोस्ट मेजॉरिटी खत्म कर दिए थे एज इन। ठीक है, थोड़ा सा एक पार्ट बचा था, उसके अंदर मैं थोड़ा सा उसको डिटेल में रिवाइज कराता हूँ। उसके अंदर हम लोगों ने बात कर रहे थे कि भाई चार चीजें होती है, एक्सपांशन ऑफ डिमांड, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड। बेसिकली एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन एक कंसेप्ट है, इंक्रीज और डिक्रीज एक कंसेप्ट है। सो फिर हमने उसमें बात कर रहे थे कि भाई एक्सपांशन का मतलब भी बढ़ना ही होता है, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब कम होना होता है, इंक्रीज का मतलब भी बढ़ना होता है, डिक्रीज का मतलब भी कम होना होता है। बेसिकली एक्सपांशन ऑफ डिमांड बोलो या इंक्रीज इन डिमांड बोलो, बात तो एक ही है घुमा फिरा के। तो जब एक्सपांशन ऑफ डिमांड की आप बात कर रहे हो या आप इंक्रीज ऑफ डिमांड की बात कर रहे हो, दोनों केसेस में डिमांड तो क्या हो रही है, बढ़ रही है। वेराज जब आप कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड की बात कर रहे हो या डिक्रीज इन डिमांड की बात कर रहे हो, सो दोनों केसेस में डिमांड क्या हो रही है, घट रही है, कम हो रही है। सो पॉइंट यहां पे ये था कि भाई फिर डिफरेंस क्या है, फिर क्यों ये दो अलग अलग कंसेप्ट बना के रखे हुए। तो हम लोगों ने आपको एक चीज शॉर्टकट बताया था याद रखने के लिए कि भाई इज्जत वाली चीजें इज्जत वाली चीजों के साथ, मतलब एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन के साथ प्राइस इज्जत वाली है तो उसके साथ इनकम और इंक्रीज और डिक्रीज इतनी खास नहीं है, और अदर फैक्टर्स को इतनी इज्जत नहीं मिलती है तो अदर फैक्टर्स उसके साथ। सो बेसिकली पॉइंट यहाँ पे ये आ गया, एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज डिक्रीज। जब मैं बात कर रहा हूँ एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन की, तो उसमें हम बात कर रहे थे कि भाई एक्सपांशन या कॉन्ट्रैक्शन जो होता है डिमांड का, उसका जो मेन रीजन रहता है दैट इज प्राइस। उसका जो मेन रीजन रहता है दैट इज व्हाट, प्राइस। मतलब प्राइस के कम होने से एक्सपांशन होगा डिमांड का, प्राइस के बढ़ने से डिमांड का क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। मतलब यहाँ पे जो रीजन है मेन, यहाँ पे क्या है जो रीजन है मेन, दैट इज नथिंग बट प्राइस। यहाँ पे जो रीजन है मेन वो क्यों क्या है, रीजन प्राइस है। वेराज जब मैं बात कर रहा हूँ इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड की, वेराज जब मैं बात कर रहा हूँ इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड की, तो भाई इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड के अंदर जो रीजन है, इंक्रीज और डिक्रीज और डिमांड के अंदर जो रीजन था वो था चेंज इन अदर फैक्टर। जस्ट लाइक इनकम चेंज हो गई, इनकम बढ़ गई, डिमांड इंक्रीज हो गई, इनकम कम हो गई, डिमांड डिक्रीज हो गई। समझ में बात, ये पॉपुलेशन बढ़ गई, डिमांड बढ़ गई, पॉपुलेशन कम हो गई, डिमांड कम हो गई। तो यहाँ पे जो रीजन था वो अलग था और यहाँ जो रीजन है वो अलग है। मतलब एक जगह पे प्राइस का चेंज होना रीजन है और एक जगह पे किसका चेंज होना रीजन है, अदर फैक्टर्स का चेंज होना रीजन है। गॉट इट माय पॉइंट। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने एक चीज और बात कर रहे थे कि इन दोनों केसेस में एक चीज कांस्टेंट रहती है और वो कांस्टेंट रहती है प्राइस। ठीक है, किन दोनों में, एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन में। अगर आप एक्सपांशन ऑफ डिमांड की बात कर रहे हो, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड की बात कर रहे हो, तो वहां पे सॉरी माय मिस्टेक, अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट बट सिर्फ क्या चेंज होंगी, प्राइस। और अगर मैं बात कर रहा हूं इंक्रीज और डिक्रीज की, तो वहां पे हमने एक चीज बोले थे कि अदर फैक्टर विल चेंज बट प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट, बट व्हाट, प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट। क्लियर। फिर हम थोड़ा और आगे बढ़े, हमने बात कर रहे थे कि भाई एक्सपांशन ऑफ डिमांड की जब आप बात कर रहे हो, ठीक है, तो एक्सपांशन ऑफ डिमांड के अंदर हम ग्राफ किस तरीके से बनाएंगे। तो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि ग्राफ बनाना है तो ग्राफ बनाने का बहुत सिंपल तरीका होता है, एक डंडी इधर से एक डंडी इधर से, ये गावरानी कर्व बना दिया। रिलेशनशिप क्या है, प्राइस कम होंगी डिमांड बढ़ेंगी, दैट इज व्हाट, एक्सपांशन ऑफ डिमांड। ठीक है, तो दैट मीन्स मेरे को प्राइस कम करना है, डिमांड बढ़ाना है, तो एक पॉइंट मेरे को यहाँ मिला, एक पॉइंट यहाँ मिला, दोनों जो है वो एक ही डिमांड कर्व के ऊपर आ रहे हैं। दैट मीन्स वो मूवमेंट कहाँ हो रहा है, डाउनवर्ड की तरफ हो रहा है, दैट मीन्स डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। यस और नो, दैट मीन्स डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। समझ में आई बात, डाउनवर्ड स्लोपिंग, या ज्यादा मैं बोलूं डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग दी सेम डिमांड कर्व, दैट इज बेटर, नॉट डाउनवर्ड स्लोपिंग, डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग दी सेम डिमांड कर्व। और वेराज कॉन्ट्रैक्शन की बात करूंगा तो अपवर्ड। अरे बट ऑब्वियस है ना, इसका उल्टा ही होगा ना रे, कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, रिलेशनशिप उल्टी है तो कॉन्ट्रैक्शन उल्टा ही होगा। तो या तो बना के देख लो, या तो ऐसे भी याद रखे तो चल जाता है कि इसमें डाउनवर्ड है तो उसमें अपवर्ड होगा, कॉमन सेंस की बात है। क्लियर। सो ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में इफ यू रिमेंबर कर लिए थे। बट यहाँ पे ये होने के बाद मैंने आप लोगों को एक चीज बोली थी खुद से करने के लिए, ट्राई करने के लिए, कि जो ये इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड होते हैं, ये इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड का कर्व किस तरीके से बनेगा, ये इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड का कर्व हम किस तरीके से क्या कर पाएंगे, बना पाएंगे, ये आप लोगों को क्या करना था, एक बार घर पे इसका डायग्राम बना के देखना था। बाकी तो सब हमने कल पढ़ लिए थे लास्ट क्लास में, हमारा ऑलमोस्ट पार्ट ये पार्ट खत्म होने पे खत्म हो गया है, बस एक छोटा सा ये है, फिर हम रिविजन स्टार्ट करेंगे पूरे चैप्टर की। ठीक है, सबसे पहले हम बात करें इंक्रीज इन डिमांड की। तो अब इंक्रीज इन डिमांड में हमको क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है, ध्यान देंगे। सबसे पहले हमको जब भी कोई ग्राफ बनाना रहता है तो हम पहले लिखते हैं कि भाई हमको किसका ग्राफ बनाना है।
हमको ग्राफ बनाना है इन केस ऑफ इंक्रीज इन डिमांड। किसका ग्राफ बनाना है मेरे भाई? इंक्रीज इन डिमांड। दूसरा का पहले इंक्रीज इन डिमांड का, तो दूसरा पॉइंट हमारा क्या आ जाता है कि भाई एक डंडी इधर से मार ले, तू एक डंडी इधर से मार ले, 2 डंडियाँ बन गई। हाँ बन गए साहब। तो ये जो 2 डंडी बनी, ये एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस, एक बन गया डिमांड, एक बन गया प्राइस, एक बन गया डिमांड, एक बन गया प्राइस। फिर एक बना ली हमने यहाँ पे गावरानी कर्व। थोड़ा सा इसको ठीक है। अब इसके बाद हमको क्या देखनी पड़ेगी? रिलेशनशिप। रिलेशनशिप क्या है? रिलेशनशिप बोलती है कि प्राइस रहेंगी कांस्टेंट, ठीक है, अदर फैक्टर होंगे चेंज, मतलब और एक इंपॉर्टेंट चीज रहेंगी कि कुछ भी हो जाए डिमांड जो है वो बढ़ेंगी, कुछ भी हो जाए डिमांड जो है वो बढ़ेंगी। मतलब अब मैं एग्जांपल ले लेता हूँ इनकम का, इनकम बढ़ रही है डिमांड बढ़ रही है, या मैं एग्जांपल ले लेता हूँ पॉपुलेशन बढ़ रही है डिमांड बढ़ रही है। सो जो रीजन रहेगा वो अदर देन प्राइस रहेगा। बट एक चीज हमको मालूम है यहाँ पे कि प्राइस क्या है? कांस्टेंट है। तो तुम लोग बोलोगे सर फिर आपने वाई एक्सिस पे प्राइस ही क्यों ली? नहीं, वाई एक्सिस पे हमको प्राइस लेनी पड़ती भाई, इनकम नहीं ले लेंगे क्योंकि हमको नहीं मालूम ना, अदर फैक्टर कोई भी हो सकते हैं, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। हम लोग तो वही कंटेक्स्ट में बनाएंगे, डिमांड और प्राइस के कंटेक्स्ट में बनाएंगे हर चीज। तो हमको एक चीज पता है, बाकी पता है या नहीं पता है, लेकिन डिमांड जो है वो क्या होंगी? बढ़ेंगी, और प्राइस जो है वो क्या रहेंगी? कांस्टेंट। तो मेरे को एक चीज बताओ, डिमांड को बढ़ाना है इधर ही बढ़ाऊंगा, इधर साइड? अरे इधर साइड ही बढ़ाऊंगा ना, यस और नो बोलो, इधर साइड ही बढ़ाऊंगा ना। डिमांड को बढ़ाना है तो डिमांड बढ़ गई, ये देख लो आपस से झूठ लग रहा होगा तो। प्राइस कांस्टेंट रही, डिमांड बढ़ गई। सर प्राइस कैसे कांस्टेंट? अरे ये देखो, ये लाइन यहीं पे आ रही है, सेम स्ट्रेट लाइन है। इतनी ही रुपए की प्राइस पे इतनी डिमांड होती थी, सॉरी इतने रुपए की प्राइस पे इतनी डिमांड होती थी, इतने ही रुपए की प्राइस पे इतनी ज्यादा डिमांड हो रही है। सो प्राइस विल रिमेन सेम। सो बेसिकली मेरे को यहाँ पे फिर क्या मिल गया? मेरे को यहाँ पे पॉइंट मिल गया, और वो क्या? ये एक पॉइंट, ये एक पॉइंट, 2 पॉइंट मिल गए। ये एक पॉइंट, ये एक पॉइंट, मेरे को 2 पॉइंट मिल गए। अब मेरे को एक चीज बताओ, डिमांड कर्व क्या रहता है? स्ट्रेट, ऐसा स्ट्रेट रहता है, या ऐसा डाउनवर्ड की तरफ रहता है, या ऐसा अपवर्ड की तरफ रहता है? सर व्हाट ऑब्वियस सी बात है, कैसी बातें कर रहे हो? डिमांड कर्व जो रहता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग रहता है। सो अगर आप यहाँ पे डिमांड कर्व ड्रॉ करते हो पहले वाले केस में, एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, ये एक डिमांड कर्व हो गया आपका, थोड़ा सा इसको, ये एक डिमांड कर्व हो गया। अब मेरे को एक चीज बताओ, यही एक डिमांड कर्व है। अरे यार ये क्या है, मालूम, टेक्नोलॉजी का फायदा तो नुकसान भी बहुत है, सॉरी। हाँ, सो ये एक डिमांड कर्व है। अब एक ही डिमांड कर्व पे क्या ये पॉसिबल लग रहा है आपको कि मैं दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूं? आई एम नॉट सेइंग कि भाई ये 2 पॉइंट्स को सिर्फ कैसे तो भी ज्वाइन करना, ऐसा नहीं। मैं ये बोल रहा हूं कि मैं अगर एक ही डिमांड कर्व बनाता हूं जो कि डाउनवर्ड स्लोपिंग रहता है, सो क्या इज इट पॉसिबल कि एक ही डिमांड कर्व पे मैं दोनों ग्राफ को, दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूं? क्या ये बात पॉसिबल है? क्या आपको ये बात सच्ची लगती है, पॉसिबल लगती है? आंसर इज नो भाई, नो, ना जी ना, बिल्कुल ना, कतई नहीं। कैसी बात कर रहे हो? एक ही पॉइंट पे दोनों कैसे ज्वाइंट हो जाएंगे? बात ही नहीं पॉसिबल है, ये तो गलत बात कर दी आपने सर, बिल्कुल। तो बट ऑब्वियस सी बात है, इसके लिए मेरे को एक और डिमांड कर्व बनाना पड़ेगा, एक और डिमांड कर्व बनाना पड़ेगा। बोलो बनाना पड़ेगा कि नहीं बनाना पड़ेगा? अरे यार क्या हो गया आज, आई एम सॉरी। क्या करना पड़ेगा? एक और डिमांड कर्व बनाना पड़ेगा। मैंने एक और डिमांड कर्व बना लिया। तो प्रैक्टिकली हुआ क्या? प्रैक्टिकली ये हुआ कि अब जो मेरा डिमांड कर्व है वो पहले वाला नहीं रहा, अब मेरा डिमांड कर्व चेंज हो चुका है। यानी डिमांड के बढ़ने से, क्योंकि प्राइस कांस्टेंट रहेगी और डिमांड बढ़ गई, तो उस वजह से मेरा जो डिमांड कर्व है वो क्या हो चुका है? चेंज हो चुका है। और चेंज होके वो कहां की तरफ शिफ्ट हो गया है? शिफ्ट हो गया है। कहां की तरफ शिफ्ट हो गया है? वो शिफ्ट हो गया है लेफ्ट टू राइट।
मतलब वो उल्टे हाथ की तरफ से शिफ्ट होकर सीधे हाथ की तरफ चले गया है, मतलब वो शिफ्ट हो गया है, दैट इज लेफ्ट टू राइट। तो यहां पे अब क्या हो गया, डिमांड कर्व मेरा शिफ्ट हो गया है, ठीक है। मतलब पहले मेरा डिमांड कर्व यहां पे था, अब वो शिफ्ट हो गया, क्या हो गया है, बाजू में आ गया है, ठीक है। सो पहले हम लोग की बात कर रहे थे तो डिमांड कर्व यहां था, अब डिमांड कर्व क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। मतलब अगर आप पहले वाले कर्व की बात करोगे एक्सपांशन की, तो एक्सपांशन में एक ही डिमांड कर्व में दो नीचे पॉइंट बन जाते थे, मतलब पॉइंट ऊपर वाले पॉइंट से यहां शिफ्ट हो जाता, मूव हो जाता था। बट अगर आप यहां बात करोगे तो ये दूसरे डिमांड कर्व में क्या हो रहा है, जा रहा है, मतलब बेसिकली हमको दूसरा डिमांड कर्व क्या करना पड़ रहा है, बनाना पड़ रहा है। सो इसी को कहा जाता है मेरे भाई मेरे राजा, इसी को कहा जाता है, इसको नीचे लिख देता हूं मैं, शिफ्ट इन डिमांड कर्व फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। मतलब जो डिमांड कर्व है वो लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह पे क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है। तो दैट इज शिफ्ट इन डिमांड कर्व फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ऑलवेज रिमेंबर, हम उल्टे हाथ से लिखते हैं, इस तरीके से लिखते हैं हम, है ना, उर्दू नहीं लिख रहे नीचे से, हिंदी या इंग्लिश इस तरीके से लिखी जाती है, लेफ्ट टू राइट। तो ये लेफ्ट साइड हो गया मेरा, ये राइट साइड हो गया मेरा, ठीक है। सो ये लेफ्ट की तरफ से कहां की तरफ गया, वो राइट की तरफ गया। इसीलिए बोलते हैं कि इन केस ऑफ इंक्रीज इन डिमांड, जो डिमांड कर्व है वो राइट की तरफ क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। मतलब वो पहले ये ओल्ड वाला कर्व था, ये न्यू वाला हो गया, ये ओल्ड वाला था, ये न्यू वाला हो गया, ठीक है। तो ये ओल्ड वाला था, ये क्या बन गया हमारा, न्यू वाला बन गया। क्लियर होगी बात। तो ओल्ड वाला ये था, ये क्या बन गया, न्यू वाला बन गया। अब अगर मैं, ये एक बात होगी इंक्रीज इन डिमांड की, अब मैं अगर इसमें नीचे बात करूं डिक्रीज इन डिमांड की, ठीक है, तो ये आ गया मेरा इधर डिक्रीज इन डिमांड, ठीक है। क्या है ये, डिक्रीज इन डिमांड, ठीक है। तो डिक्रीज इन डिमांड के लिए पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा, अगेन दो लाइन मारनी पड़ेंगी, एक ऐसी, एक ऐसी, एक ऐसी, एक ऐसी, ये बन गया y, ये बन गया x, ठीक है। ये बन गया आपका प्राइस, ये बन गया आपका प्राइस, ये बन गया आपका डिमांड, ठीक है। ये बन गया एक मेरा गावरानी कर्व, ये बन गया एक मेरा गावरानी कर्व, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, अब मेरा क्या हो रहा है डिक्रीज इन डिमांड में, मेरा डिक्रीज इन डिमांड में हो रहा है कि प्राइस रिमेन्स अगेन कांस्टेंट but other factor changes, due to that demand, इसको क्या हो गया, ड्यू टू डैट, इतना लिखो, ड्यू टू डैट डिमांड डिक्रीजेस, इतना कंप्लीट करो, ड्यू टू डैट डिमांड डिक्रीजेस। जो हमारी डिमांड है इसकी वजह से क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ड्यू टू डैट डिमांड डिक्रीजेस। क्लियर। ओके, ड्यू टू डैट डिमांड decreases. Clear? Due to that demand decreases. Okay, so प्राइस कांस्टेंट रहेंगी, मतलब प्राइस यही रहेंगी बट डिमांड कम होंगी। सो कुछ इस तरीके का सीन नहीं बनेगा, देखो बरा, कुछ इस तरीके का सीन नहीं बनेगा। मतलब प्राइस कम हो रही है, प्राइस क्या बोलते हैं, प्राइस वही रहेंगी कांस्टेंट, डिमांड क्या हो रही है, कम हो रही है। मतलब बेसिकली ये प्राइस थी पहले, ये प्राइस पे ये डिमांड हुआ करती, सॉरी ये प्राइस पे ये क्वांटिटी डिमांड हुआ करती थी पहले, अब वही प्राइस है बट क्वांटिटी डिमांड ये हो रही है। मतलब ये पहले प्राइस थी, ये प्राइस पे ये क्वांटिटी डिमांड होती थी, अब प्राइस यही है लेकिन क्वांटिटी डिमांड कम हो गई। सो अंदर की तरफ क्वांटिटी डिमांड कम हो रही है, मतलब राइट टू लेफ्ट,
मैंने आपको तभी बताया थोड़ी देर पहले कि ये राइट, ये लेफ्ट। अब आपके दिखने में उल्टा दिख रहा होगा वो मालूम नहीं मेरे को, लेकिन हम लेफ्ट से लिखते हैं, लेफ्ट से लिखते हैं और राइट से ये होता है। मतलब ये इस तरीके से हमारी लाइन बनती है, लिखावट इस तरीके से होती है कॉपी की, तो आपको याद रखने में आसानी होगी। ठीक है, सो पहला पॉइंट मेरा ये था। दूसरा पॉइंट मेरा ये है, तो इसके लिए मेरे को 2 डिमांड कर्व बनाने पड़े, ये एक, ये दूसरा, ये एक और ये दूसरा। ठीक है, सो बेसिकली हुआ ये कि पहले ये ग्राफ इधर था, अब ये इधर आ गया। सो इधर से इसको इधर कर देते हैं हम, तो इधर से इधर होने के बाद हम इसको क्या बोलेंगे कि ये क्या हो रहा है, बेसिकली इधर से इधर जा रहा है। इधर से इधर जाने का मतलब अंदर की तरफ जा रहा है। अंदर की तरफ जाने का मतलब हो गया कि भाई ये राइट टू लेफ्ट हो रहा है और शिफ्ट हो रहा है। तो बेसिकली हम बोलेंगे डिमांड कर्व शिफ्ट्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, या इसको लेफ्टवर्ड भी बोला जा सकता है। लेफ्टवर्ड डिमांड कर भी बोला जा सकता है। लेफ्ट की तरफ क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है, और ये किधर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, राइटवर्ड। अरे राइटवर्ड राइट की तरफ जा रहा है ना। देखो एकदम अपनी कॉपी का पन्ना उठा लो, अपनी पेज कॉपी उठा लो, उसमें एक चीज समझ लो सिंपल सी, कि हम उल्टे से सीधे में लिखते हैं। ठीक है, इधर से लिखना हमारा चालू होता है, तो ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया। अब आप कोई भी यहाँ पे बना के देख लो, तो ऑलवेज रिमेंबर कि इधर साइड में डिमांड कम होंगी, इधर साइड में डिमांड बढ़ेंगी। तो जब इधर से इधर शिफ्ट हो रहा है तो दैट मीन्स राइट की तरफ शिफ्ट हो रहा है, मतलब डिमांड बढ़ रही है। इधर से इधर अंदर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, मतलब डिमांड क्या हो रही है, कम हो रही है। गॉट इट माई पॉइंट? आई होप क्लियर हो गया होगा ये पॉइंट यहाँ पे। चल ओके भाई साहब, ओके क्लियर। अब इसी चीज को यहाँ से देख लेते थोड़ा सा, ताकि आपको तसल्ली हो जाए। दिल को तसल्ली मिलना जरूरी है भाई, बाकी तो सब क्या है, तसल्ली बहुत ज़रूरी है दिल को। कि सर ये बुक में लिखा है कि सर आपने अपने मन से ही पूरा पढ़ा दिए, हमको तो दिख ही नहीं रहा। ये देख लो, अगर मैं बात करता हूँ एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन की, तो दी पोजीशन ऑफ अ डिमांड कर्व रिमेन्स सेम, वही डिमांड कर्व रहेगा और कोई डिमांड कर्व नहीं रहेगा। मैंने स्ट्रेट लाइन बना दी है समझने के लिए, आसान पड़े इसीलिए। ठीक है, दी कंज्यूमर नियरली मूव्स डाउनवर्ड और अपवर्ड। डाउनवर्ड कब आता है, डाउनवर्ड आता है एक्सपांशन में, अपवर्ड कब जाता है, कॉन्ट्रैक्शन में। यहाँ पे लिख दिया आपके लिए। ठीक है, एग्जाम्पल बेसिक डेटा दिया हुआ है, एक्सपांशन कब होता है, कॉन्ट्रैक्शन कब होता है, आपको ग्राफ समझाया है। यहाँ से करना, यहाँ से करना, मैंने जो पीछे कर्व बना के दिया वहाँ से करना। एक्सपांशन ऑफ डिमांड में डाउनवर्ड मूवमेंट अलॉन्ग दी सेम डिमांड कर्व, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड में अपवर्ड मूवमेंट अलॉन्ग दी सेम डिमांड कर्व। डोंट से सर आपने ये पढ़ाया नहीं, नालायक, ये भी पढ़ा रहा इतनी देर से, कल से, लास्ट क्लास से यही तो पढ़ा रहा हूँ, और कहाँ पढ़ा रहा हूँ। गॉट इट? नोट एक्सपांशन इज ऑल्सो समटाइम्स कॉल्ड एक्सटेंशन। अच्छा, कई बार ऐसा भी होता है कि एक्सटेंशन ऑफ डिमांड बोल देंगे एक्सपांशन को, तो ऐसा मत समझ लेना सर आपने पढ़ाया नहीं, मतलब क्लैरिटी होनी चाहिए हमारे को लाइफ में। ठीक है, तो एक्सटेंशन ऑफ डिमांड भी इसको बोला जा सकता है। क्लियर? ओके, इसके बाद आती है इंक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड। इंक्रीज इन डिमांड की अगर मैं बात करूं तो राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व, डिक्रीज इन डिमांड की बात करूं तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। गॉट इट? यस और नो, यस और नो, यस सर। बस यही हमने पढ़े अभी तक, ये आप यहाँ से देखना। अब देख लो आप लोग, मूवमेंट अलॉन्ग दी सेम डिमांड कर्व, डिमांड कर्व रिमेन्स दी सेम, शिफ्ट डिमांड कर्व क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है इटसेल्फ, मतलब डिमांड कर्व अपने आप को क्या कर रहा है, शिफ्ट कर रहा है। दी राइज ड्यू टू प्राइस चेंजेस और दी राइज ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर अदर देन प्राइस। यहाँ पे फैक्टर्स रिमेन्स कांस्टेंट, यहाँ पे प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट। यहाँ एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन बोला जाता है, यहाँ इंक्रीज डिक्रीज बोला जाता है। यहाँ पे एक्सपांशन में अपवर्ड डाउनवर्ड मूवमेंट होता है, कॉन्ट्रैक्शन में अपवर्ड उल्टा, इंक्रीज में राइटवर्ड, डिक्रीज में लेफ्टवर्ड, इस तरीके का मूवमेंट यहाँ पे होता है। दैट्स इट, इतना तो क्लियर है जीवन, क्यों इसको कॉम्प्लिकेट करना है तुमको, समझा? इसीलिए मैंने यहाँ पे ये चीज़ को समझाया है मेरे बच्चा, मेरे भाई, ताकि तुम लोगों को क्लैरिटी रहे। और सर इसमें से क्वेश्चन आते हैं कि अबे भाई भरपूर भर भर के क्वेश्चन आते हैं, भर भर के, मतलब भर भर के इसके अंदर से क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएंगे। तो ये गलत फहमी मत रहना कि इसमें से क्वेश्चन नहीं आते हैं। और एक चीज़ मैं और बता देता हूँ, कई बार ऐसा होता है, या कई ऑथर्स की बुक्स में आप ये पढ़ोगे, जहाँ पे वो लोग थोड़े से अलग लिख लेते हैं। वो लोग इस तरीके से लिख लेते हैं, इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड
ये वर्ड आ जाता है तो बेसिकली इसका मतलब होता है एक्सपांशन ऑफ डिमांड, ठीक है। सेम डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड, इसका मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। सर आप तो फुकट कंफ्यूज ही कर दिए पूरा का पूरा, पढ़ाने के बाद पूरा और कहानी बदल दी आपने, पूरी जज्बात बदल दिए, पूरी पढ़ाए कुछ और 2 दिन से और अभी बोल रहे हो इसको ये बोलते। सुन ले भाई, सुन ले, सबूरी रख, सुन ले मेरे राजा, सुन ले। और इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड ये अलग चीज है। मतलब ये अपना हुई, कई बार जब इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड वर्ड ऐड हो जाए, क्वांटिटी डिमांडेड, तो दैट सिंपली मीन्स एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। मतलब कई बार वो लोग एक्सपांशन ऑफ डिमांड को इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड भी बोल देते हैं और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड को डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड भी बोल देते हैं। समझ में आ रही बात? तो ये अलग है, ये अलग है, ठीक है। यहाँ पे इंक्रीज इन सिर्फ डिमांड बोला जा रहा है, डिक्रीज इन सिर्फ डिमांड बोला जा रहा है। बच्चे मेरे को बाद में पूछते हैं सर यहाँ तो कुछ और ही बोला, आपने कुछ और ही पढ़ा है। कुछ ऑथर रहते भाई, अब हमारे मॉड्यूल ने जो बोला हम तो उसी को पकड़ के चलते, बट कुछ ऑथर एकदम निकल ही जाते हैं अलग से अलग। अब बच्चा क्या है, पढ़ते रहता, इधर की पढ़ लो, उधर से पढ़ लो, उधर से पढ़ लो, बट एक चीज वो याद नहीं रखता कि नालायक कंसेप्ट समझे, वहाँ पे इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड पढ़ता। सर ने तो पूरा गलत पढ़ा है बोले, सूरज सर ने एकदम गलत पढ़ा है बोले, इसलिए मैंने पहली क्लैरिटी दे दिया। टेंशन नहीं होना जीवन में, ठीक है, क्लियरिटी होना चाहिए। खैर क्लियर बात, ओके। सो यहाँ पे हमारा ये पार्ट भी पूरी तरीके से क्या हो जाता है, फिनिश, खत्म। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं चैप्टर की। अब इसके लिए अलग से लेक्चर देने की जरूरत लग नहीं रही है, फिर भी एक क्विक रिवीजन बनती है, तो अभी ही कर लेते हैं। हमने सबसे पहले स्टार्ट करे थे बात लॉ ऑफ डिमांड से, उसके पहले वाले पार्ट की हो चुकी है। थ्योरी ऑफ डिमांड एज इन लॉ ऑफ डिमांड से चालू करे थे। लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता था? लॉ ऑफ डिमांड बात करता था, मैं यहाँ से रिवाइज करा रहा हूँ, ठीक है। लॉ ऑफ डिमांड बात करता था आपकी कि भाई प्राइस कम होंगी, डिमांड बढ़ेगी, प्राइस बढ़ेगी, डिमांड कम होगी, अदर थिंग्स रिमेन्स दी कांस्टेंट। मतलब लॉ ऑफ डिमांड एकदम क्लियर बोलता था कि देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप इन प्राइस एंड डिमांड, बट दी फैक्टर्स, उसके अलावा जो फैक्टर्स है जिनकी वजह से डिमांड चेंज होती है वो क्या रहने वाले हैं, कांस्टेंट रहने वाले हैं, उनमें कोई भी चेंज नहीं आने वाला है। देयर इज नो चेंज इन अदर फैक्टर्स, ठीक है। तो ओनली एंड ओनली जो भी चेंज होगा वो क्या चेंज होगा, सिर्फ और सिर्फ प्राइस चेंज होगी, बाकी कुछ भी चेंज नहीं होगा, ऐसा हम अज्यूम कर रहे हैं। दैट मीन्स उन्होंने एक अजम्पशंस लिए थे कि भाई दी अदर फैक्टर्स जो है वो क्या रहेंगे, रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। तो दीज आर अदर फैक्टर एंड दीज अदर फैक्टर्स रिमेन्स कांस्टेंट, एकदम क्लियर। तो उसके बाद हमने बात करे थे कि भाई डिमांड शेड्यूल किसको बोलते हैं, तो हमने बोले थे डिमांड शेड्यूल का मतलब होता है व्हेन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। व्हेन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, डिमांड क्वांटिटी बोलो या क्वांटिटी डिमांडेड बोलो, व्हेन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड अलग अलग लेवल्स की दी हो कि 100 रुपए प्राइस लेवल है, डिफरेंट डिफरेंट प्राइस लेवल पे डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटी डिमांडेड जो दे रखी है। 100 रुपए प्राइस है तो 50 की क्वांटिटी मांगूंगी, 90 की है तो 100 की होंगी, 80 की है तो 150 की होंगी, 70 की है तो 200 की होंगी, 60 की है तो 250 की होंगी, 50 की है तो 300 की होंगी, 40 की है तो 350 की होंगी, 30 की है तो 400 की होंगी। सो डिफरेंट डिफरेंट प्राइस लेवल पे डिफरेंट डिफरेंट जो क्वांटिटी डिमांड होती है, अगर हम उसको टेबुलर फॉर्म में प्रेजेंट कर दे तो दैट इज कॉल्ड एज शेड्यूल। दैट मींस दैट इज कॉल्ड एज डिमांड शेड्यूल। डिमांड और प्राइस क्या करें, दैट इज कॉल्ड एज डिमांड शेड्यूल, क्योंकि हमने टेबुलर फॉर्म में उसको क्या कर दिए, प्रेजेंट कर दिए। बट अगर हम उसी चीज को ग्राफिकल फॉर्म में प्रेजेंट कर देते हैं तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, डिमांड कर्व। उसको क्या कहा जाता है, डिमांड कर्व कहा जाता है। फिर हमने कुछ फीचर्स ऑफ डिमांड की बात कर रहे थे, वहां पे मैंने आपको कुछ क्लैरिटीज दी थी कि भाई डिमांड कर्व ऑलवेज लेफ्ट टू राइट, डाउनवर्ड स्लोपिंग ही रहता है, नीचे की तरफ ही आता है, लेफ्ट टू राइट, ठीक है। क्यों ऐसा, क्योंकि देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप। आपको करके भी दिखाया था मैंने, यहाँ पे याद होगा तो, ठीक है। हमने करके भी देखे थे कि क्या है, क्योंकि डिमांड कर्व है इसीलिए। अच्छा, दूसरा निगेटिवली स्लोप क्यों बोला जाता है, क्योंकि इनवर्स रिलेशनशिप है। आपको याद होगा तो मैंने लिखा के भी दिया था कि ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग कि देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप। ऑलवेज रिमेंबर, इफ अगर इनवर्स रिलेशनशिप है, ठीक है, तो ऑलवेज जो कर्व रहेगा वो क्या रहेगा, निगेटिवली स्लोप रहेगा। ऑलवेज जो कर्व रहेगा वो क्या रहेगा, निगेटिवली स्लोप रहेगा। क्यों, क्योंकि आपने खुद करके देखे थे, एक बढ़ रहा है एक कम हो रहा है, तो एक प्लस है एक माइनस है, तो माइनस प्लस माइनस, एक कम हो रहा है दूसरा बढ़ रहा है, तो एक माइनस है एक प्लस है, माइनस प्लस माइनस। एकदम क्लियर, क्लियर। हाँ, अगर इनवर्स की जगह डायरेक्ट रिलेशनशिप होता तो दोनों बढ़ते, प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो बेसिकली फिर क्या होता, पॉजिटिव रिलेशनशिप होता। ये हमने यहाँ पे चीज क्लियर करे थे। ये मैंने आपको बोला था, थर्ड वाला पॉइंट रेवेन्यू कंसेप्ट में हम पढ़ेंगे बाद में, इसको इग्नोर कर दो अभी के लिए। डिमांड कर्व फ्री हैंड रहता है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, फ्री हैंड भी हो सकता है, इनवर्स रिलेशनशिप रहती है। मार्केट डिमांड जो है बेसिकली वो लैटरल समेशन है इंडिविजुअल डिमांड कर्व का। ये सारी चीजें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं।
एक्सेप्शन, अच्छा मेरे को बता, एक्सेप्शन में डायरेक्ट रिलेशनशिप रहती है, तो एक्सेप्शन में डायरेक्ट रिलेशनशिप रहती है तो डिमांड कर्व एक्सेप्शन का क्या बनेगा, अपवर्ड स्लोपिंग। अरे मेरे भाई एक चीज सुन ले, और सुन ले एक मिनट, तू पहले खुद सोच, एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, बोले प्राइस कम हो रही डिमांड बढ़ रही, सॉरी प्राइस कम हो रही डिमांड कम हो रही, प्राइस बढ़ रही डिमांड कम हो रही, मतलब डायरेक्ट रिलेशनशिप। डायरेक्ट रिलेशनशिप मतलब दोनों या तो बढ़ रहे हैं या तो दोनों कम होते जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं या तो कम होते जा रहे हैं, मतलब कौन सी रिलेशनशिप होगी, डायरेक्ट। और जब डायरेक्ट रिलेशनशिप है तो बात ही खत्म ना, फिर टेंशन किस बात का जीवन में। तो जो कर्व बनेगा वो कौन सा बनेगा, अपवर्ड स्लोपिंग, ऑलवेज रिमेंबर दैट थिंग। और स्लोप जो रहेगा दैट इज पॉजिटिवली स्लोप। आई होप सो अब ये फिर से ना समझाना पड़े, एक डंडा इधर से एक डंडा इधर से, एक ऐसा मार दिए इधर से एक इधर से, अरे यार इसको क्या हो जा रहा है आजकल। ठीक है, प्राइस बढ़ रही डिमांड बढ़ रही, प्राइस कम हो रही डिमांड, प्राइस कम हो रही डिमांड कम हो रही, प्राइस कम हो रही डिमांड कम हो रही, प्राइस बढ़ रही डिमांड बढ़ रही, ये एक पॉइंट ये एक पॉइंट ये एक पॉइंट ये एक पॉइंट ये एक पॉइंट, इस तरीके से अगर आप देखोगे तो ये क्या बन गया, अपवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। क्या बन गया ये, अपवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। ये किसकी बात करता हूं मैं, एक्सेप्शन ऑफ लैड लॉ ऑफ डिमांड, दैट इज क्लियर, ये बात है। और उसके बाद में हमने पढ़े थे रैशनली बिहाइंड द लॉ ऑफ डिमांड कर्व। व्हाट आर द रैशनल्स बिहाइंड लॉ ऑफ डिमांड कर्व, मतलब रीजंस। तो फर्स्ट रीजन आपको याद होगा, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, एज कंज्यूमर विल कंज्यूम मोर, उसकी पे करने की इच्छा, मतलब उसकी मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है, व्हाट ही इज रेडी टू पे, वो ऑटोमेटिकली कम कम होती जाती है। तो कम प्राइस में मिल रही है तो ठीक है, ज़्यादा प्राइस में मिल रही है तो लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट होता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का मतलब क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का मतलब बहुत सिंपल होता है भाई साहब। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का मतलब होता है अगर प्राइस कम हो रही है तो जो कंज्यूमर्स थे, जो अभी तक हमारे गुड्स कंज्यूम नहीं कर रहे थे, जिनके बजट में अभी तक नहीं आ रहा था, वो अब हमारे इसमें सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे। ठीक है, तो जो अभी तक और दूसरे गुड्स यूज़ करा करते थे वो हमारे इसमें आ जाएंगे। तो बेसिकली यहाँ पे भी पॉइंट से ये कि प्राइस कम होने से डिमांड और बढ़ेगी, क्योंकि दूसरे वाले गुड्स के लोग के लिए कंपैरिजन में, दूसरे गुड्स लोगों के लिए हमारा गुड्स दूसरे गुड्स के कंपैरिजन में चीपर हो जाएगा। ठीक है, अगर हमारे गुड्स की प्राइस बढ़ती है तो हमारा गुड्स थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाएगा एज कम्पेयर टू अदर गुड्स। तो हमारे गुड्स में जो कंज्यूम करने वाले लोग हैं वो सब्स्टिट्यूट होकर किसी और गुड्स को कंज्यूम करना स्टार्ट कर देंगे। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। फिर हमने बात कर रहे थे इनकम इफेक्ट की, कि भाई आप अगर कोई भी चीज़ 100 रुपये में ले रहे हो तो आपकी 10,000 रुपये इनकम है, मान लो आप उसमें से पूरा पैसा वो एक पर्टिकुलर कमोडिटी में स्पेंड करते हो जो 100 रुपये वाली है। सो आप 10,000 रुपये में 100 रुपये अगर स्पेंड कर रहे हो तो एट ए टाइम आपके पास 100 कमोडिटीज आ जाएंगी 100 रुपये में। अगर प्राइस कम होती है तो वही 10,000 में आपके लिए 200 क्वांटिटी आ जाएंगी। तो प्राइस कम होने से क्वांटिटी डिमांडेड उतनी ही पर्टिकुलर इनकम में आप ज़्यादा ले पाओगे। सो बट ऑब्वियसली बात है आप ज़्यादा कंज्यूम करोगे। अगर प्राइस बढ़ जाती है 100 की जगह 200 हो जाती है, 50 की जगह 200 हो जाती है, तो जहां पहले 100 या 200 कमोडिटी कंज्यूम कर रहे थे या आपके जो बजट में 100 या 200 कमोडिटीज आ जा रही थी, अब सिर्फ 50 ही आएंगी। क्यों? क्योंकि प्राइस क्या हो गई है, 200 हो गई है। सो बेसिकली पॉइंट ये सिंपल है एकदम, समझा? ओके। फिर न्यू कंज्यूमर्स ऐड ऑन होते हैं, डिफरेंट यूजेस हम लोग बढ़ा देते हैं। प्राइस कम होने से जो कंज्यूमर अभी तक नहीं हमारे पास थे वो भी अब आ रहे हैं, क्योंकि एप्पल फोन पहले सब लोग नहीं ले पाते थे, बहुत लोग ले रहे हैं। तो बेसिकली नए नए कस्टमर्स क्या होते जा रहे हैं, एड ऑन होते जा रहे हैं, क्योंकि उसकी प्राइसेस क्या हो रही है, बढ़ रही है, सॉरी कम हो रही है। और अगर बढ़ेंगी तो ज़्यादा लोग एड ऑन नहीं हो पाएंगे। डिफरेंट यूजेस, देयर आर मल्टीपल यूजेस। ठीक है, देयर आर मल्टीपल यूजेस। हम लोग पहले एक यूज़ करते थे, प्राइस कम होने से हम ज़्यादा यूज़ कर पाएंगे वो चीज़ों का। ये मैंने आपको सेल्फ रीड के लिए दिया था। एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड अभी रिसेंट में तो बड़े कल के लेक्चर में रिवाइज कर रहे थे। कॉन्स्पेशियस नेसेसिटीज होती है, कॉन्स्पेशियस प्रेस्टिजियस गुड्स होते हैं। यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ आपको याद रखनी है, और वो एक चीज़ आपको सिंपल सी याद रखनी है, प्राइस कम होंगी डिमांड कम होगी, प्राइस बढ़ेंगी डिमांड बढ़ेंगी। बाकी तो सब इसके नाम दिए हुए, गिफन गुड्स, इंफीरियर गुड्स, ये गुड्स और टाइप दिए हुए। बेसिक नेसेसिटीज, कॉन्स्पेशियस नेसेसिटी, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, एक्सपेक्टेड प्राइस चेंजेस, फ्यूचर के जो प्राइसेस है वो बढ़ने वाले, इग्नोरेंट कस्टमर्स, इरेशनल कंज्यूमर्स, चेंज इन फैक्टर्स। तो ये तो नाम दिए हुए उनके, कि इन केसेस में बस ये याद रखना है, इन केसेस में सब प्राइसेस भी कम होंगी साथ में डिमांड भी क्या होंगी, कम होंगी। प्राइसेस भी बढ़ेंगी तो साथ में डिमांड भी क्या होंगी, बढ़ेंगी। क्लियर? एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन तो हमने आज ही पढ़े, आई होप सो कि इसमें ज़रूरत ना हो।
लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करके जाया करो यार, दिल से अच्छा लगता है तुम्हारे भाई को, ठीक है। अच्छा सर नेक्स्ट टॉपिक तो आप इलास्टिसिटी ले लोगे ना, ना जी ना, गलत फहमी है। नेक्स्ट टॉपिक मैं इलास्टिसिटी नहीं लूंगा, पढ़ाऊंगा इलास्टिसिटी। नेक्स्ट टॉपिक मैं लूंगा सप्लाई, जो ये नोट्स के एकदम आखिरी में आप जाओगे ना तो आपको मिलेगा एमसीक्यूज के बाद, ठीक है। एमसीक्यूज के बाद आपको मिलेगा सप्लाई। अब कुछ बच्चे चालू हो जाएंगे, सर सर डिमांड फोरकास्टिंग बचा हुआ है, सर 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 डिमांड फोरकास्टिंग छोड़ो वो तो इतना काम का नहीं है, सर ये बचा हुआ है, सर क्या नाम है आपका इलास्टिसिटी, पहले वो पढ़ो फिर सप्लाई। श्रद्धा, सबूरी, साई बाबा, शांति रखो नालायको, पहले ये जो इससे रिलेटेड कंसेप्ट से सप्लाई वो पढ़ लेते हैं, फिर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ेंगे, फिर उसके बाद इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई पढ़ेंगे, ठीक है। तो ताकि आप लोगों को ना क्लैरिटी रहे जीवन में। तो नेक्स्ट टॉपिक विल स्टार्ट विथ सप्लाई, ठीक है। इलास्टिसिटी पढ़ाऊंगा लेकिन सप्लाई का जो बेसिक्स है वो खत्म होने के बाद फिर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ेंगे, फिर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई पढ़ेंगे, ताकि आपका ये पूरा टॉपिक एकदम बहुत ही बढ़िया तरीके से बेहतरीन तरीके से क्या हो जाए, समाप्त हो जाए। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय 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 बाय। कमेंट करके जाना, अच्छा लगा हो तो लाइक करना।